Hello, students. The topic for today's discussion is factoring. Let's proceed towards it. देखो बच्चे, आज का अगर बिजनेस सिनेरियो देखा जाए तो आज के टाइम पे एक बिजनेसमैन को क्रेडिट सेल्स करनी पड़ती है। मतलब मैंने सामान तो बेच दिया, पर जो पर्सन खरीद रहा है क्या करता है, वो उसी टाइम पे नहीं करता। ठीक है, हमें प्रॉमिस कर देता है कि मैं 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद आपको पे कर दूंगा। तो उन पर्सन्स को क्या बोलते हैं, उन पर्सन को क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड डेटर्स। और इन डेटर्स को हम कहाँ पे दिखाते हैं? एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड देखते हैं एक बार। एसेट साइड, तो एसेट साइड हम क्या क्या दिखाते हैं? फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, स्टॉक दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटर्स दिखाते हैं, कैश दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए ये साइड ऐसी है जहाँ पे हमारे फंड्स क्या हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं। वाइल अगर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखें तो लायबिलिटी साइड जो है वो क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मतलब अगर शेयर कैपिटल इशू करती हूँ तो बिल्कुल पैसा आता है, बैंक से लोन लेती हूँ वो भी लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, वहाँ पे भी पैसा आता है। पर एसेट साइड एक ऐसी साइड है जो हमें रिफ्लेक्ट करती है कि मेरे फंड्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो, प्लांट और मशीनरी की बात करें, इनको मोर्टगेज रख के मैं पैसा ले सकती हूँ मार्केट से। ठीक है, बैंक को या कहीं पे मोर्टगेज रख दिया, इसे गिरवी रख दिया और पैसा मिल सकता है। स्टॉक की बात करें तो बैंक जो है हमें स्टॉक के ऊपर भी लोन दे देते हैं। कैश तो वैसे ही कैश की फॉर्म में है। ठीक है, तो पर यहाँ पे बात आ रही है डेटर्स की। क्या डेटर्स के ऊपर लोन लिया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल, डेटर्स के ऊपर भी हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, और या तो डेटर्स के ऊपर लोन लेना है तो मैं जाऊंगी बैंक के पास। ठीक है, बैंक को क्या क्या बोलूँगी, भाई ये मेरे डेटर्स हैं तो इसके ऊपर मुझे लोन दे दीजिए। ठीक है, मतलब मैंने किसी को सेल्स की हैं 1 लाख की, उनसे बिल ले लिए, वो बिल मैं बैंक के पास ले जाऊंगी। ठीक है, और उसके ऊपर मुझे क्या है, लोन मिल जाएगा। तो अगर इन डेटर्स को आप फाइनेंस करवाते हैं बैंक में तो क्या होगा कि जब ड्यू डेट आएगी, बैंक क्या करेगा, 1 लाख के ऊपर आपको लोन दे दिया, मान लो 80,000 90,000 का लोन दे दिया। ठीक है, जब ड्यू डेट आएगी तो मेरी फर्म क्या करेगी, उस डेटर से 1 लाख रुपए कलेक्ट करेगी और बैंक को रीपे कर देगी। पर अगर हम बात करें कि मैं ये नहीं चाहती कि जब ड्यू डेट आए तो मैं ये सिरदर्दी लेना नहीं चाहती कि ड्यू डेट पे मुझे कलेक्ट करना पड़े 1 लाख रुपए बैंक डेटर से, तो मैं क्या करूँगी, एक एजेंट की हेल्प लूँगी। और उस एजेंट को क्या कहते हैं, फैक्टर। अब ये फैक्ट अगर आप फैक्टरिंग फर्म की हेल्प लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? एक तो मान लीजिए आज मैंने सेल्स की हैं, आज से एग्ज़ाम्पल आज 1 अक्टूबर है और जिसको सेल की है उस पर्सन ने मुझे कैश पे नहीं किया, वो मुझे बोलता है कि मैं 31 दिसंबर को आपको पेमेंट कर दूंगा। अब मैंने क्या बोला, भाई मैं अगर बैंक के पास जाती तो बैंक मुझे ज़रूर डेटर्स के ऊपर पेमेंट कर देता, फाइनेंस प्रोवाइड कर देता, पर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी थी कि 31 दिसंबर को मुझे कलेक्शन करना था डेटर से 1 लाख रुपए, उस पर्सन से मैं लेती और उसके बाद बैंक को रीपे करती। पर फैक्टरिंग के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो
ये सिरदर्दी नहीं लेना चाहती कि ड्यू डेट पे उन्हें डेटर से कलेक्ट करना है, तो वो एक फर्म को हायर करती है जिसको बोला जाता है फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या करेगा कि ड्यू डेट जब आई, मतलब 31 दिसंबर जब आएगी, तो कलेक्शन का काम इस फैक्टर ने करना है कि फंड्स ये कलेक्ट करेगी फर्म मेरे बिहाफ पे। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, आउटसोर्सिंग कर रही हूँ, खुद नहीं काम करूँगी, किसी और से काम ले रही हूँ, ठीक है। और अगर ये कलेक्शन का काम करेगी तो मुझे इस फैक्टर फर्म को क्या पे करनी पड़ती है, इन ल्यू ऑफ कमीशन। ठीक है, तो मैं बिल्कुल 31 दिसंबर को मुझे कलेक्शन करने का काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं फैक्टरिंग फर्म की हेल्प ले रही हूँ तो कलेक्शन का काम जो है वो फैक्टरिंग फर्म करेगी, और इन रिटर्न मुझे उस फैक्टरिंग फर्म को क्या देना पड़ेगा, या फैक्टर को क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। दूसरा, ये जो फैक्टर फर्म है, जब मैं इसके पास जाऊंगी, मान लो आज मैंने क्रेडिट सेल्स की 1 लाख की, ठीक है, मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा 1 लाख का, वो कहता है 31 दिसंबर को पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं फैक्टर फर्म के पास जाती हूँ तो वो फैक्टर फर्म मुझे इन डेटर्स के ऊपर एडवांस पे कर देगा, ठीक है। और एडवांस पे कर दिया उसने, मतलब मान लो मैंने 1 लाख की सेल्स की तो वो मुझे एडवांस पे कर देगा, और जनरली ये एडवांस जो है वो 80% to 70% लाए करता है, ठीक है। तो एडवांस मुझे मिल गया 80,000, 1 लाख का 80,000, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जब भी आप फैक्टर फर्म के पास जाएंगे तो मान लीजिए आपके डेटर्स 1 लाख के हैं, तो पूरा 1 लाख आपको वो नहीं दे देंगे एडवांस, वो क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं। तो देखिए आपका जो पैसा ड्यू है वो कितना है, 1 लाख। उसमें से फैक्टर फर्म ने एक प्रोविज़न बनाना है, एक मार्जिन रखना है, वो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, उनकी पॉलिसी है कि वो क्या करेंगे, 20% जो है वो प्रोविज़न बना के रखेंगे। 1 लाख का 20% हो गया 20,000। तो यहाँ पे मुझे, मतलब मेरी फर्म को वो 80,000 का क्या दे देंगे, एडवांस दे देंगे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर फर्म ने क्या किया, मुझे 80,000 का दे दिया एडवांस। और अगर एडवांस आप ले रहे हैं तो आपको ड्यू डेट पे इस एडवांस के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 80,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर फर्म के फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा एडवांटेज, एक तो फैक्टर फर्म ने मुझे एडवांस दे दिया, दूसरा मैंने पढ़ा कि ड्यू डेट जब आएगी तब कलेक्शन का काम भी कौन करेगा, फैक्टर फर्म करेगी। तीसरा और क्या करती है ये फैक्टर फर्म, टाइम पे रिमाइंडर भेजने का काम भी इस फैक्टर फर्म ने करना है, ठीक है। मतलब मेरे डेटर, मतलब मिस्टर ए ने बोला कि 31 दिसंबर को मैं पे करूँगा, तो 31 दिसंबर से पहले इस फैक्टर फर्म ने उस डेटर को, मिस्टर ए को रिमाइंडर भेज देना है, भाई 31 दिसंबर आने वाली है और आपने इतना अमाउंट जो है वो पे करना है। तो रिमाइंडर भेजने का काम भी कौन करेगा, फैक्टर फर्म करेगा। और कौन सा काम करेगा ये फैक्टर फर्म, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कौन करेगा, फैक्टर फर्म। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि इनवॉइस वगैरह इशू करना है, तो वो मेरी कंपनी को या मेरी फर्म को इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनवॉइसेस वगैरह इशू करने का काम भी कौन करेगा, फैक्टर फर्म करेगा। तो आपने बहुत सारी सर्विसेज अवेल कर ली फैक्टरिंग की, ठीक है। और आपको इन ल्यू क्या देना पड़ा, आपको एडवांस लिया आपने तो आपको उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ा। आपकी कलेक्शन
वो कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, तो ऑब्वियसली आपको उनको क्या देना पड़ेगा? इन ल्यू ऑफ कलेक्शन कमीशन देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मूव टू नेक्स्ट। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कैसे? कस्टमर को मैंने क्या की? सेल्स की। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल्स की है कस्टमर को। ठीक है, मैंने क्या किया? कस्टमर को गुड्स सेल किए। ठीक है, तो कस्टमर ने क्या किया? बिल वगैरह मुझे दे दिया, जिसमें प्रॉमिस ये किया कि 3 मंथ्स के बाद मैं आपको पे कर दूंगा। वो बिल मैंने किसको प्रोवाइड कर दिए? फैक्टर फर्म को, कि ये रहे बिल, ड्यू डेट पे 31 दिसंबर को इनसे आपने कलेक्शन कर लेना है। और उसके बाद फैक्टर जो है वो कस्टमर से क्या कर लेगा? वो अमाउंट जो है कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और कंपनी को क्या फ़ायदा हो गया? मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे चाहे कमीशन जो है वो फैक्टर फर्म को पे करना पड़ा, पर मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे मेरे जो फंड्स हैं वो ब्लॉक नहीं हुए। मुझे फंड्स चाहिए थे तो फैक्टर फर्म ने मुझे क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। अब देयर आर mainly 2 types of factoring. First one is recourse factoring and another one is non-recourse factoring. Let's discuss recourse factoring. recourse factoring में क्या है? यहाँ पे एक recourse अवेलेबल है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो मेरे डेटर है वो बैड डेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं। मैंने क्या किया? मेरी कंपनी का नाम है मान लीजिए MA लिमिटेड। मैंने सेल्स की मिस्टर ए को। ठीक है, और एक है फर्म फैक्टर फर्म। ठीक है, अब MA लिमिटेड ने क्या किया? सेल्स की मिस्टर ए को, और वो क्रेडिट सेल्स थी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स थी तो मिस्टर ए बन गए मेरे डेटर। मिस्टर ए ने मुझे क्या किया? एक बिल जो है वो प्रोवाइड किया। ठीक है, एक्सेप्ट किया बिल। उसमें वहाँ पे लिखा कि 3 मंथ्स के बाद, मतलब 31 दिसंबर को मैं पे कर दूँगा। ओके, ठीक है। अब वो बिल जो है वो मैंने किसको दे दिए? फैक्टर को दे दिए। ठीक है, हम दोनों में MA लिमिटेड और फैक्टर में अग्रीमेंट हुआ कि कलेक्शन का काम कौन करेगा? फैक्टर करेगा 31 दिसंबर को। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो क्या हो जाते हैं? वो बैड डेट हो जाते हैं, मतलब बैड डेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मेरा जो 1 लाख है वो रीपे नहीं कर पाते। तो अगर आपने रिकोर्स फैक्टरिंग लिया है तो ये जो 1 लाख रुपीज़ का आपको लॉस हो गया है, ये कौन बेयर करेगा? ये MA लिमिटेड ही बेयर करेगी, ये मेरी फर्म ही बेयर करेगी। फैक्टर फर्म बेयर नहीं करेगी ये बैड डेट्स के लॉसेस। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ जो है का जो बैड डेट का लॉस है ये फैक्टर फर्म नहीं बेयर करेगी, मेरी फर्म बेयर करेगी। वाइल अगर हम बात करें आगे नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की, तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में अगेन एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी मेरी है MA लिमिटेड और मैंने सेल्स की है मिस्टर ए को, और मैंने फैक्टरिंग फर्म से एग्रीमेंट भी कर रखा है अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का। तो यहाँ पे अगर मिस्टर ए जो है वो रीपे नहीं करते ड्यू डेट पे, ठीक है, अगर फैक्टर फर्म 31 दिसंबर को मिस्टर ए से क्या है पेमेंट लेने के लिए जाती है, और मिस्टर ए जो है वो मान लीजिए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, ठीक है, वो रीपे नहीं कर पाते, तो ये जो बैड डेट्स के लॉसेस हैं वो बैड डेट्स के लॉसेस कौन बेयर करेगा? फैक्टर
फर्म बेयर करेगी, मेरी फर्म बेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग कर रहे हैं तो इस केस में जो कमीशन है वो क्या होगा, हाई होगा। मतलब फैक्टर फर्म जो है वो कमीशन हाई चार्ज करेगी, वाइल नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग में जो कमीशन है वो क्या होगा, उसका रेट कम होगा। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू।